हेलो दोस्तों। हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 8 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। तो आज का न्यूज़पेपर उसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो स्यूडो रिप्रेजेंटेटिव, इसको लेके है। जो महिलाओं के बदले में जो पंचायत प्रति प्रधान पति हैं, तो उसका एक एग्जाम्पल आज के न्यूज़पेपर में था। तो वो एग्जाम्पल इस तरीके का है कि हम लोग जब उसको देखेंगे तो वहाँ पे देखते हैं कि वो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मान लिया गया है कि महिला चुनी ही नहीं गई। सेकेंड आर्टिकल आपका 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को लेके है। नेक्स्ट है जो माइनर मिनरल्स हैं, सैंड ग्रेवल्स, इनकी जो इलीगल माइनिंग हो रही है उससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको लेके है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, कोरल स्ट्रक्चर, उसके बारे में है। तो कोरल को पूरे तरीके से उस आर्टिकल में समझाया गया है, तो वो पूरा चीज़ हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा कुछ ऐसे न्यूज आर्टिकल हैं जो कि स्टैटिक पोर्शन के हैं या फिर कुछ इस तरीके का है कि आप बस उसका इंट्रोडक्शन जाने, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारे नीड के हिसाब से। और सबसे लास्ट में जो हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो हम लोग आ गए हैं अपने पहले जो सेक्शन है उसमें, स्यूडो रिप्रेजेंटेटिव। अभी जो एमपी में इलेक्शन हुआ था लोकल बॉडीज का, पंचायत का और इनका, तो इसमें इलेक्शन कंक्लूड हो गया है। कंक्लूजन के बाद फिर जो ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रही थी उसमें उन महिलाओं के बजाय उनको जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उनके घर के पुरुष, उन्होंने ओथ लिया। ये घटना धार डिस्ट्रिक्ट, दमोह डिस्ट्रिक्ट, सागर, पन्ना, रीवा, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के, यहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई हैं। मामला इतना तूल पकड़ गया कि स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी करना पड़ा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। तो ये क्लैरिटी के साथ बिल्कुल दिखा देता है कि किसको इलेक्ट किया गया है। साथ में इस आर्टिकल में आगे ये भी बताया गया है कि जो कैंपेनिंग की गई थी उसमें भी काफ़ी सारे इंसिडेंट ऐसे थे जिसमें कि जो पोस्टल बैनर बनाया गया था उसमें उस महिला की फोटो तस्वीर कहीं भी कुछ भी नहीं लगाया गया है। सिर्फ वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये फैमिली खड़ी हो रही है इलेक्शन में। तो ये जो स्यूडो रिप्रेजेंटेशन है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे स्टेट्स ने तो ये भी कर दिया कि 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज, ये चीज कर दिया गया है। बहुत सारे स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया है, लगभग 20 स्टेट ने इसको अडॉप्ट किया। लेकिन उसके बाद फिर ये जो घटना है वो दिखाती है कि जो सही में पावर का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ट्रांसमिशन होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हुआ है। तो उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप दिखा सकते हैं कहीं पे भी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। तो इससे सीख हम लोग लेते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। जो अपना आर्टिकल है उसमें ये आर्टिकल है कि ये हम लोग आज़ादी का अपना 75वां साल मनाने वाले हैं अभी आने वाले 15 अगस्त को। उस जो 75 साल का हमारा जो प्रोग्रेस हुआ है उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, क्या चीज़ें छूट गई हैं, उसी पे वो आर्टिकल बात कर रहा है। तो इस आर्टिकल में स्टार्ट किया गया है कि ब्रिटिश पीरियड खत्म होने के बाद बहुत सारे जो कॉलोनियल कंट्री, जो पहले जो गुलाम थी, वो आज़ाद तो हुए लेकिन अपना स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान हमेशा मिलिट्री रूल में रहा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम बहुत सारे जो इस तरीके के गुलाम कंट्रीज थे उनमें फेस करने को देखने को मिला है। लेकिन इंडिया ने स्टेबिलिटी मेंटेन किया है और जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन किया है। लेकिन इसका काउंटर जो है वो एक स्टेटमेंट से देते हैं। स्टेटमेंट यह है कि वॉट एवर यू मे से अबाउट इंडिया, द अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। आप इंडिया के बारे में भी जो भी कहेंगे उसका उल्टा भी उतना ही लगभग सही रहेगा। यही जो आर्गुमेंट है, इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो प्रॉब्लम है उसको दिखाया गया है।
फॉर एग्जाम्पल ये दिखा रहे हैं कि वुमेन को इलेक्शन में इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया है, लेकिन जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि वुमेन को काम करने से, बाहर जाने से रोकती हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शन, ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट है। अगली बात अगर ह्यूमन डेवलपमेंट के टर्म में किया जाए तो ये है कि जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी हम लोग का बहुत ही ज़्यादा नहीं हो पाया है, उस लेवल तक नहीं हो पाया है, और जो हुआ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी है। साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं वो बाकी स्टेट के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किए हैं, जिसका कि हम लोग आंकड़ा से देख सकते हैं। जो आंकड़ा आपको दिया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये जारी किया जाता है इंडिया में नीति आयोग के द्वारा। इंटरनेशनली भी ये रिपोर्ट होता है, यूएनडीपी के द्वारा आता है। इंडिया लेवल पे नीति आयोग इसको जारी करता है। तो इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि जो केरला है वहां पे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में अगर देखा जाए तो ये लगभग 1% के ही आसपास वहां पे पॉवर्टी इसमें आई। वही जब बिहार में इस पैरामीटर पे नापा गया तो ये 50% से थोड़ा ज्यादा आया। तो ये डिस्पैरिटी दिखती है। ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट वाली बात हो गई। फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके एक और सवाल उठाते हैं कि जब पूरे कंट्री में लॉ यूनिफॉर्म है तो इस तरीके का अंतर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्यों है। ये ऑथर का अपना व्यू पॉइंट है। आप रीजन के लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए डिपेंडेंट। ये ऑथर जो यहाँ पे आर्गुमेंट दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स हैं उन्होंने ज्यादा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर दिशा में काम किया है, इस वजह से वहां पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है थोड़ा सा बेहतर हो पाया है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे ये दिखाते हैं कि जो ट्रेडिशनल हायरार्की थी तो उसको ब्रेक करने में, उसको कमजोर करने में साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में काम हुआ है काफी ज्यादा। फिर लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत हद तक हुआ है। जैसे बहुत सारी कम्युनिटी जो थी, जो पहले अभी तक एक्सक्लूडेड मानी जाती थी, उनको पार्टिसिपेशन दिया गया है। वो भी सत्ता में भाग ले रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में कास्ट का रोल खत्म हो गया। कास्ट वहां पे भी अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर स्टेट्स जहां पे कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें वो स्टेट्स पूरा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मुकाबले इन स्टेट्स में काफी बेहतर ट्रांसफॉर्मेशन, जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है वो हुआ है। फिर जो करेंट प्रॉब्लम है उसको ऑथर दिखाते हैं इस तरीके से कि जो हमारे कंट्री में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको कर्टेल किया गया है। आप अपने पूरे फ्रीडम के साथ में नहीं बात रख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर अब देखा जाए तो जो ट्विटर को बहुत सारे अकाउंट को ब्लॉक करने का गवर्नमेंट के साइड से ऑर्डर गया है, उसके लिए भी आंकड़ा आपको पास्ट में दिया गया है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे कोई भी बात करना है तो उसके लिए आपको उस मुद्दे को कभी भी कर्टेल किया जा सकता है, उस पूरे अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा क्या है कि मीडिया को डराया गया है। अभी जो अल्ट न्यूज के फाउंडर थे, को फाउंडर थे मोहम्मद जुबैर, उनको अरेस्ट किया गया था। तो वो फैक्ट फाइंडिंग वाला जो वेबसाइट है उसकी तरह से काम कर रहा है। फिर उसको कोशिश यह दिखती है कि मीडिया को डराने की कोशिश लगातार की जा रही। तीसरा क्या है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बनती दिख रही है, जो ऑथर के भाषा में अगर माना जाए तो। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि स्टेट के द्वारा लॉ को वेपन के तौर पे यूज किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यूएपीए जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके तहत में काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके अंदर में काफी लोगों को ये चीज किया गया है। इवन अगर हम लोग देखें कि पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें भी काफी ज्यादा अपोजिशन पार्टीज वो क्लेम कर रही हैं कि इसका मिसयूज किया जा रहा है। इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ईडी है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। ये एलिगेशन है अपोजिशन पार्टीज का। फिर यहाँ पे जो ऑथर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी
को हम लोग अगर ऐसे इसी परिस्थिति में छोड़ देते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि वो खुद ब खुद ग्रो करेगा, खुद ब खुद फिक्स कर लेगा। इस पे हम लोग चीज़ को नहीं छोड़ सकते। जिस प्रकार से एक पौधा लगाया जाता है, उसको जब तक नर्चर नहीं किया जाता है, उसकी देखभाल नहीं की जाती है, तब तक उसका पूरा प्रॉपर ग्रोथ इंश्योर नहीं किया जा सकता है। सेम फिलॉसफी आपको डेमोक्रेसी पे भी अप्लाई होती है कि अगर आपको डेमोक्रेसी फुल फ्लेज्ड फॉर्म में चाहिए तो उसको नर्चर करने की ज़रूरत है। तो ये आर्टिकल आपको इतनी सारी जानकारी देता है। अब इस आर्टिकल में आप कैसे इसको यूज करेंगे, तो एक दो जो लाइन था कि वट एवर यू मे से अबाउट इंडिया इट्स अपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, वो वाला पॉइंट हम लोग उसको पॉजिटिव सेंस में भी हम लोग लेके आ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई निगेटिव स्टेटमेंट है, वहां पे हम लोग इस स्टेटमेंट को यूज करके अपने पॉजिटिव बात को लिख सकते हैं। फिर डेमोक्रेसी कैसे रूट कर सकता है, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट में जो डिस्पैरिटी है उसके रिलेटेड, तो ये इतनी सारी चीजें हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये है इलीगल जो माइनर मिनरल हैं, उस माइनर मिनरल यहाँ पे जो सैंड और ग्रीवल्स हैं उसको बात किया गया है, उसके ऊपर पूरा आर्टिकल है। उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके कैसे इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है। ये काफी छोटा पार्ट था। मेन जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से जो दिक्कत आ रही है उस पे ही टोटल आर्टिकल इसमें डील कर रहा है। तो ये आर्टिकल शुरू होता है कि हमारे कंट्री का जो एनुअल रिक्वायरमेंट है सैंड और ग्रेवल्स का, वो है 60 मिलियन मेट्रिक टन सालाना का। जब इतना सारा रिक्वायरमेंट है फिर भी जो है इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, काफी ज्यादा इलीगल सैंड माइनिंग ये काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। इसको रेगुलेट करने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इसके रिगार्डिंग रूल लाया गया था 1994 में सबसे पहले, जिसको कि अमेंड किया गया है 2006 में और 2016 में। तो 2006 में ये अमेंडमेंट था कि जो 5 हेक्टेयर से जितने भी बड़े हैं प्रोजेक्ट्स, उनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना मैंडेटरी है, लेकिन 5 हेक्टेयर से छोटे वालों के लिए ये चीज मैंडेटरी नहीं था। जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट 2016 अमेंडमेंट लाया गया इस रूल में, उसके हिसाब से ये बोला गया कि 5 हेक्टेयर से जो छोटा एरिया है उसमें भी अब क्लियरेंस आपको लेना मैंडेटरी होगा। इसके अलावा इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी इसको एस्टैब्लिश किया गया है, और डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी, ये दो बॉडीज कंस्टिट्यूट की गई हैं 2016 वाले अमेंडमेंट रूल के तहत में। लेकिन जब इसको हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स हैं उनके यहाँ का आंकड़ा है ये, वहां पे देखा ये गया है कि ये जो बॉडीज हैं ये एक दिन में 50 से ज्यादा प्रपोजल रिव्यू करती हैं, और जो रिजेक्शन रेट है वो लेस देन 1% है। तो इनका जो वर्किंग है उस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि मैक्सिमम टाइम इसको पास ही किया जा रहा है, कोई ग्राउंड नहीं है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या चीज है। तो वो बस एक प्रोसेस के तौर पे निकल के आ गया है, उसका कुछ बहुत ज्यादा औचित्य यहाँ पे दिख नहीं रहा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इससे दिक्कत क्या है, तो दिक्कत में तो पहला दिक्कत यह है कि जो इन्वायरमेंट है वो आपका डिग्रेड हो रहा है। वो कैसे कि जो आपका इकोसिस्टम है, मैरीन इकोसिस्टम है, जो रिवर इकोसिस्टम है, वो पूरा उसमें आपको नुकसान झेलना पड़ रहा है, उसका लॉस हो रहा है। उसका एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है कि नर्मदा बेसिन में जो सैंड माइनिंग किया जा रहा था, तो यहाँ एक बहुत ही हाई क्वालिटी फिश मिलती थी, महासीर फिश। इसका पॉपुलेशन 1963 से 2015 के बीच में 76% तक कम हो चुका है। तो ये दिखाता है कि जो लाइफ है, मैरीन लाइफ है, जो रिवर में इकोसिस्टम में है, वो कितना बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट जो इसका प्रभाव पड़ता है कि जो फ्लड का सिचुएशन है या ड्राउट का सिचुएशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी में भी बढ़ावा आता है क्योंकि स्टेबल नहीं है रिवर सिस्टम। नेक्स्ट जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के अंदर पॉइंट है वो ये है कि जो वाटर क्वालिटी है, उस वाटर क्वालिटी में भी रिडक्शन देखने को मिलता है इस तरीके का इलीगल और किसी भी तरीके का सैंड माइनिंग से।
नेक्स्ट एक और है कि जो सॉयल फॉर्मेशन प्रोसेस है, जो मिट्टी बनती है, इस तरीके का जब खनन किया जाता है तो उस प्रोसेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। नेक्स्ट इंपैक्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो इससे जो स्टेट एक्सचेकर है, जो स्टेट को जो रेवेन्यू मिलना है, उसमें भी स्टेट को लॉस झेलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जो आपका यूपी है, वो माइनिंग एक्टिविटीज का 70% रेवेन्यू जो है वो लूज कर दे रहा है, क्योंकि वहां पे बस 30% माइनिंग जो है लीगल है, बाकी सारा इलीगल है, तो वो 70% पे अपना रेवेन्यू लूज कर रहा है। एक और एग्जांपल है कि रॉयल्टी नहीं लगाया जा रहा बिहार में, इसकी वजह से 2016-17 में बिहार को 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक और जो इसमें पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि इसके पहले जुडिशियल ऑर्डर भी काफी सारे रिलीज किए गए कि माइनिंग बंद किया जाए, इसको रोका जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, लेकिन इसके साथ में कंप्लायंस पूरे अच्छे तरीके से नहीं दिखता है, जिसका कि कारण के अंदर हम लोग जाते हैं तो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन वीक हैं, उतना उनको तीथ नहीं दिया गया है। जो रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं उनकी ड्राफ्टिंग में कुछ दिक्कतें हैं। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का जो मैकेनिज्म है वो सफिशिएंट नहीं है, और एक्सेसिव लिटिगेशन है, मतलब कि कुछ भी अगर इस ऐसा कुछ आता है तो सीधे कोर्ट में मामला चला जाता है और वो काफी समय तक फंसा रहता है। अब कुछ निर्णय नहीं आता है तो इसी तरीके से जो इलीगल सैंड माइनिंग या माइनर मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग कंटिन्यू चलती रहती है। इसके सॉल्यूशन के तौर पे जो ऑथर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं वो ये है कि जो सैटेलाइट इमेजिंग है इसको यूज किया जाए। मान लीजिए किसी साइट पे सैटेलाइट का इमेज हम 15 साल पहले का देखें और अभी का देखें, तो इसमें दिखेगा कि कितना बड़ा जो सैंड का एरिया है वो वहां से गायब हो गया, तो लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन वहां से पता लगाया जा सकता है। बाकी और अदर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन का यूज किया जा सकता है मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलेंस के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर कोई भी इलीगल सैंड माइनिंग हो रही है तो डायरेक्टली वो कम्युनिकेट कर दे ऑटोमेटिकली। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है, कोई भी मान लीजिए रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है या फिर रेवेन्यू रियलाइजेशन के लिए या फिर माइनिंग का लाइसेंस दिया जा रहा है उसके मेंटेनेंस के लिए, तो यहाँ पे इन चीज़ों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में पहले बात की गई है कि जो आपका क्रिप्टो करेंसी होता है उसका बैक एंड जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन है। मतलब क्या है, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टाइप का सिस्टम है। सभी लोग को अगर कोई चेंज किया जाता है तो हर आदमी हर लेवल पे वो सीधा चेंज वो दिखेगा, तो इसमें कुछ भी अल्टरेशन कर पाने की संभावनाएं काफ़ी कम होती हैं, इसी वजह से इसको प्रमोट करने पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि आप जीपीएस यूज कर सकते हैं, मान लीजिए कुछ एरिया में कहाँ कौन गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है, तो वो आपको जानकारी मिल जाए। उसके लिए आप रेडियो फ्रीक्वेंसी लोकेटर वो यूज कर सकते हैं। मान लीजिए व्हीकल है, वहाँ पे हर व्हीकल पे भी रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला जो आपका फास्ट टैग का मैकेनिज्म आया है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे ही काम कर रहा है, तो उसको यूज किया जा सकता है। किसी भी इलीगली अगर कोई व्हीकल ट्रेस पास करता है उस माइनिंग एरिया में तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इवन जुडिशियरी ने भी सजेस्ट किया है कि इसको अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो टेक्नोलॉजी जो सैटेलाइट इमेजिंग वाला है इसके लिए जुडिशियरी ने पास्ट में भी सजेशन दिया है। तो ये सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जिसको कि अप्लाई किया जा सकता है फॉर टैकलिंग दिस चैलेंज। आगे हम लोग आते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। ये अगला आर्टिकल है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। इसमें बात की गई है जो करंट में रिकवरी हुई है और कितना वल्नरेबल है, क्या क्या चीज़ों पे वल्नरेबिलिटी है, वो जो है उस पर बात की गई है। तो ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव है और ये टॉपिक कई बार यूपीएससी के द्वारा यूपीएससी मेंस में ज्योग्राफी के अंदर में पूछा जा चुका है, इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। जो GS1 है उसमें कई बार इसको पूछा गया, 2020 में भी आई थिंक आया था ये इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन। तो हम लोग इसके बारे में जो चीज़ें हैं उसको जान लेते हैं कि जो कोरल्स क्या होता है। ये मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स हैं। इन्वर्टिब्रेट्स वैसे
प्रजाति को बोला जाता है, वैसा स्पीसीज को बोला जाता है जिनका की स्पाइन नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो ये बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजी में इन्वर्टेब्रेट्स और वर्टेब्रेट्स में बांटा गया है प्रजातियों को। तो ये इन्वर्टेब्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। ये पूरे प्लैनेट पे सबसे बड़े लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर हैं, और ये जो है छोटे छोटे पॉलिप्स से बना होता है। हर एक कोरल, उसको हम लोग पॉलिप्स बोलेंगे, और ये एक साथ में मिलके कॉलोनी बनाते हैं। इसके टाइप की अगर बात करें तो दो टाइप का होता है कोरल, हार्ड कोरल और सॉफ्ट कोरल्स। हार्ड कोरल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सी वाटर जो है, जो समुद्र का पानी है, उससे कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट करके स्ट्रक्चर जो कोरल स्केल्टन है जो आपको दिखता है, उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकता है। और जो सॉफ्ट स्केल्ट कोरल्स हैं, ये जो पहले से जो उनका एंसेस्टर, कोरल के एंसेस्टर जो पहले से जमा करके गए हैं, वो जो स्ट्रक्चर वहां पे बना के गए हैं, उसी में अटैच कर लेता है और उसी के साथ में वो करता रहता है अपना जीवन यापन। इसका मतलब ये नहीं कि ये कैल्शियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, इनका भी है, लॉन्ग टर्म में ये भी स्केल्टन क्रिएट करते हैं। और यही जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है छोटा छोटा, धीरे 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 जुड़ते जुड़ते बिल्कुल रीफ फॉर्म में, बिल्कुल बड़ा स्ट्रक्चर के फॉर्म में वहां तक पहुंच जाता है। तो यही जो सबसे बड़ा जो कोरल रीफ स्ट्रक्चर है वो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसको कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका अगर हम लोग स्पैन देखें तो ये 2300 किलोमीटर तक लगभग फैला हुआ है, और 3000 से ज्यादा इंडिविजुअल रीफ्स इसके अंदर हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा है इसमें। तो जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि ये करीब इसके अंदर 400 डिफरेंट टाइप ऑफ कोरल्स हैं। तो एक तो आपका जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसके लिए काफी जरूरी है, मैरीन इकोसिस्टम के लिए काफी जरूरी है। नेक्स्ट क्या है कि ये शेल्टर प्रोवाइड कराता है 1500 स्पीसीज ऑफ फिशेस और 4000 जो टाइप हैं मोलस्क का, उसका। तो फिशेस तो आप समझ रहे हैं कि जो मछली है, मोलस्क वो होता है जैसे घोंघा टाइप का जो प्रजाति है, कवर्ड जिसका सरफेस होता है ऊपर से, उसको हम लोग मोलस्क वाले कैटेगरी में आते हैं। जनरली वो बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, नीचे नीचे वो सरफेस पे घूमते टहलते हैं। सरफेस इन द सेंस आपका जो सी सरफेस है उसके ऊपर। तो ये उनको भी शेल्टर प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि इसका इकोनॉमिक टर्म में जीबीआर जो है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये कोविड-19 से पहले सालाना जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पैसा इससे मिल रहा था वो $4.6 बिलियन का इनकम इससे होता था, और करीब 60,000 लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा था। वो काफ़ी सारा मैकेनिज्म है, टूरिज्म है, फिशिंग है, तो फिर अलावा साइंटिफिक रिसर्च है, उसके लिए गाइड, तो ये सारे ही चीज़ें जो हैं मिलजुल के मिला के 60,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करा रहा है। अगर इसका स्ट्रेच देखें तो कोरल्स जो हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे जो सी फ्लोर का मात्र 1% एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी को उसका लगभग 25% इनके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो एनुअल जो इकोनॉमिक वैल्यू है कोरल्स का, ये $2.7 ट्रिलियन है। तो लगभग अगर हम लोग इसको कंपेयर करते हैं तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी के बराबर ये आएगा, $2.7 ट्रिलियन। अब जो कोरल्स हैं इसमें दो टर्म होता है, कोरल ब्लीचिंग और कोरल स्टारवेशन। इसको समझना है हम लोगों को, तो इसके लिए हम लोग को इसका थोड़ा सा और चीज जानना पड़ेगा कि जो कोरल्स होते हैं, जो पॉलिप्स होते हैं, वो रिलेशन में होते हैं सिंगल सेल्ड एल्गी के साथ में, जिसको जूजैंथले बोलते हैं हम लोग। जूजैंथले ये एक सिंगल सेल्ड एल्गी है। तो जूजैंथली और कोरल के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है, जिसमें जो जूजैंथले है वो कोरल्स को खाना प्रोवाइड कराता है, और उसका रंग जो है उसी की वजह से होता है। खाना कैसे प्रोवाइड कराता है? क्योंकि ये जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करता है, जिससे कि ये खाना स्वयं प्रोड्यूस करता है, जो पूरे कोरल को सपोर्ट करता है।
नेक्स्ट ये जो है अपने प्रेजेंस की वजह से कलर देता है, डिफरेंट डिफरेंट जो कलरफुल कोरल्स होते हैं ये जूजेंथले की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। ये तो हो गया कि जूजेंथले कोरल्स को क्या दे रहा है। अब जब सिम्बायोटिक रिलेशन है तो इसमें जूजेंथले को भी कोरल से कुछ मिल रहा है। वो क्या है, उसको आवास प्रोवाइड करा रहा है कि आप रहेंगे यहाँ पे, वो लोकेशन इनको दे रहा है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जैसे ही हीट बढ़ता है तो ये जो एल्गी हैं कुछ ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज को जन्म देती हैं जो कि कोरल के लिए फायदेमंद नहीं है। तो जब ये चीज होता है तो उस कंडीशन में कोरल्स जो हैं इस एल्गी के साथ में जो सिम्बायोटिक रिलेशन है उसको तोड़ देते हैं और सारे एल्गी को बाहर ढकेल देते हैं। तो जब इन एल्गी को बाहर निकाल देते हैं ये कोरल्स, तब फिर इनको दिक्कत आ जाती है खाने की, क्योंकि फूड तो इसको वही एल्गी बना के दे रहा था। तो ये कोरल स्टारवेशन का सिचुएशन बनाता है। और दूसरा क्या है कि कलर भी इनको उसी एल्गी से मिल रहा था, तो ये कलर भी अब चला जाएगा क्योंकि एल्गी चला गया है। तो वापस से ये हल्का सा पेल वाइट, पीला टाइप का जो वाइटनेस होता है उस कलर में दिखने लग जाते हैं। तो इसी को हम लोग कोरल ब्लीच नाम देते हैं। अब ये बात आई क्यों है अभी न्यूज़पेपर में, उसका पॉइंट ये है कि जो अभी करंट रिपोर्ट रिलीज किया गया है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीन साइंस के द्वारा, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो रीफ सिस्टम है, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहे हैं हीट स्ट्रेस की वजह से, साइक्लोन की वजह से, प्रेडेटरी अटैक्स की वजह से, इनके ऊपर भी कुछ स्टारफिश है, एक आध दो कट ऑफ थ्रोन स्कॉट्स, कट ऑफ थ्रोन स्टारफिश, वो इसका प्रेडेटरी माना जाता है। तो इनके अटैक की वजह से भी काफ़ी इन पे प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा हीट स्ट्रेस, अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इनके सर्वाइवल में प्रॉब्लम आती है। साइक्लोन की वजह से जो वाटर क्लैरिटी है उसमें दिक्कत आती है, उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इससे भी इनका सर्वाइवल में दिक्कत आता है। तो ये स्टडी ये बताता है कि अगर इन चीज़ों की, इन घटनाओं की, जो हीट स्ट्रेस, साइक्लोन या प्रेडेटरी अटैक्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अगर लो है तब रीफ सिस्टम अपने आप में रेजिलियंट है और वापस से अपने आप को रिकवर करने के लिए कैपेबल है। लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाती है, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और लंबे समय तक सस्टेन करता है, तब फिर इसको रिकवर करना ऑटोमेटिकली वो इसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। इस स्टडी में इसी चीज़ को रिसर्च किया गया है और भी कई सारे पॉइंट्स के साथ में इसको बताया गया, लेकिन जो हमारे काम के लिए ज़रूरी है वो इतना ही मटेरियल इसमें है। इसके अलावा उन्होंने अल नीनो की फिनोमेना, साइक्लोन का इंसिडेंस कैसे कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, उस पर इस स्टडी को लेके आए हैं। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इस वजह से मैंने उसको कवर नहीं किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कुछ और न्यूज आर्टिकल थे जहाँ पे कि हमारे पास बताने के लिए तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इनको अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ कुछ चीज़ है कैसे इसको आंसर में दिखा सकते हैं। और जैसे ये इमेज आया है जो सेकेंड पेज पे द हिंदू में ही आया था, इसमें दिखाया है कि कैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट हैं उसमें इजाफा हुआ है। इस आंकड़े के हिसाब से ओवरऑल इंडिया में जो मॉनसून का रेनफॉल होना है वो नॉर्मल से 6% ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम है इसके अनइवननेस नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर कि कुछ एरिया जो है डेफिशिएंट चल रहा है जबकि कुछ एरिया में एक्सेसिव रेन हो रहा है। तो जो डेफिशिएंट एरिया है, यहाँ पे जो लाल वाला जो आप देख सकते हैं जो रेड में है एरिया, वहाँ पे डिफिशियंसी जो है रेनफॉल में वो 59 से 20% डेफिशिएंसी का एरिया है। तो इसमें आपको दिखेगा कि यूपी का, बिहार का, झारखंड का, कुछ पार्ट बंगाल का, इन सारे एरियाज में दिक्कत हो रही है। फिर त्रिपुरा, मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वहाँ पे भी कुछ डिफिशियंसी है। नॉर्मल हम लोग देखते हैं काफ़ी पार्ट में है। जो एक्सेसिव रेनफॉल है वो हम लोग देखें कि लार्ज एक्सेस, वो वाला पार्ट, तो ये हम लोग को जो पोर्शन है आपका तमिलनाडु का रीजन है, कर्नाटका का रीजन है, फिर तेलंगाना में है बारिश, राजस्थान में अभी फ्लैश फ्लड का सिचुएशन बना हुआ है। तो ये उसी वजह से दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो रेनफॉल में वेरिएशन है
स्पेस वाइज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका एक सुंदर सा एग्जांपल है, अगर आप इसको प्रेजेंट करेंगे मैप में बना के, अगर आप आंसर में दिखाएंगे, इसको दिखाने के लिए आप लोग डिफरेंट टाइप से एरो बना के या फिर लाइन बना के, तो वो दिखाया जा सकता है। इस फिगर को उस तरीके से यूज किया जा सकता है आंसर में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला जो आर्टिकल था एक और, ये टेक्स्ट और कंटेक्स्ट वाला जो सेक्शन होता है द हिंदू का, उसमें था। इसमें जो आप लक्ष्मीकांत के अंदर में पढ़ते हैं कि कॉलेजियन सिस्टम जो एस्टेब्लिश किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसी पे बात की गई थी। पूरा टॉपिक स्टैटिक था। इसमें आप ये सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत में कई बार पढ़ चुके हैं कि कैसे कॉलेजियम होता है, कॉलेजियम के अंदर में कौन कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं। ये कई बार आप इसको पढ़ चुके हैं। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, लेकिन वही कंसल्टेशन विथ द कॉलेजियम सिस्टम। तो ये चीज़ आप कई बार जानते हैं, तो इसको रिपीट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं। इसमें जो याद करने वाला पॉइंट है वो नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट है कि आपका जो पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, ये 2017 में 55,000 था, जो कि 1 अगस्त 2022 को ये पेंडेंसी 71,411 है। तो ये वाली बात इसमें थी, इस जिस्ट में। तो इसमें सारा कुछ स्टैटिक ही था। आप चाहें तो अगर आप पहले कभी प्रिपेयर नहीं किए हैं या फिर फर्स्ट टाइमर हैं, तो आपको ये आर्टिकल पढ़ना चाहिए। अगर आप पास्ट में लक्ष्मीकांत ये बुक अगर पढ़ चुके हैं, तो इस आर्टिकल में ज़्यादा नया कुछ नहीं है आपके पास जानने के लिए। नेक्स्ट एक और जो पॉइंट दिया गया था वो था स्टेबल कॉइन को लेके। स्टेबल कॉइन क्या है कि जिस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है उसी लाइन पे एक स्टेबल कॉइन रिलीज किया गया। स्टेबल कॉइन क्या है, किसी दूसरे स्टेबल एसेट के वैल्यू पे इसको निर्भर करा दिया जाता है कि उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होगा। फॉर एग्जांपल इसको डॉलर के साथ में असाइन कर दे या गोल्ड के साथ में असाइन कर दे। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल जो क्रिप्टो के साथ में चल रहा था वो तेथर था, USDT। इसमें प्रॉब्लम अभी क्या आया है कि इसके बारे में हम लोगों ने जस्ट कुछ दिन पहले बात किया था, जब हम लोगों ने क्रिप्टो पे बात की थी। तो उस क्रिप्टो में हम लोगों ने देखा था कि टेरा USD, तो टेरा USD जो है ये क्रैश कर गया था, क्योंकि इसका जो अंडरलाइंग एसेट था वो एसेट था एक क्रिप्टो करेंसी लूना। उस समय पे हम लोगों ने बात की थी। तो वो जब क्रैश किया था तो पूरे मार्केट में, पूरे इकोनॉमी में इसकी वजह से प्रॉब्लम आया था। तो इस आर्टिकल में आपके पास जानने के लिए इतना ही है, और ज़्यादा कुछ इसमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन UPSC मेंस 2021 का ही क्वेश्चन है, GS2 का पोर्शन है। तो ये क्वेश्चन है कि कैन सिविल सोसाइटी एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी to benefit the common citizens, discuss the challenges of this alternative model। तो मतलब जो सिविल सोसाइटी हैं, NGO हैं, ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए एक अल्टरनेटिव मॉडल के तौर पे सामने आ रही हैं। तो ये क्या ऐसा इनका जो फिनोमेना हो रहा है वो क्या सही में बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं उनके फायदे के लिए यूज हो सकता है, और इस मॉडल में फर्दर क्या चैलेंज है, क्या प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन में यही चीज़ आपको करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद फिर जो है आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। उसका आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में इसका जो मॉडल आंसर है ये हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।